जी सर, किए हुए है, फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। एक तो आपके पास मेथड है कि आप एनालिसिस इक्वेशन लिखें, दैट इज एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स ऑफ टी रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। उस इक्वेशन को यूज़ करें, इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, आपके पास कोफिशिएंट्स मिल जाए, ट्रांसफॉर्म आपको मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इट सेज, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, to illustrate the usefulness of the Fourier transform, linearity and time shifting property, consider the evaluation of the Fourier transform of the signal shown in figure। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपके पास एक स्क्वायर पल्स है जिसका ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है। वो ट्रांसफॉर्म से अगर आपके पास ये जो दूसरा गिवन है एक्स वन ऑफ टी, इट्स अ रेक्टेंगुलर सिग्नल या रेक्टेंगुलर पल्स, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है दैट इज सिंक फंक्शन, दैट इज आल्सो नोन इन द सेम कोर्स, पहले फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आपको x ऑफ t गिवन एज अ रेक्टेंगुलर पल्स तो माइनस टी वन टू प्लस टी वन एम्पलीट्यूड वन है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है by using the analysis equation it is 2 sine of omega 1 omega t1 divided by omega, where t1 is any constant value। we say this transform pair is known कि अगर आपके पास ये triangular pulse हो rectangular, इसका जो transform आएगा that will be a sinc function, and here we assume that this transform pair is known, then using this transform pair you are supposed to find the transform of the signal shown in example 4.9। अब हमने करना क्या है, इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर पल्सेस या रेक्टेंगुलर पल्सेस। तो अगर आप इस सिग्नल को डायरेक्टली दो पल्सेस में डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट वी से 1 से लेकर 4 तक एम्पलीट्यूड 1 है, दैट विल बी योर वन सिग्नल, एंड देन फ्रॉम 2 to 3 आपके पास एक और सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड से 0.5 है। तो अगर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे the resultant will be the signal x of t। So here we say that transform of x1 of t is known, ठीक है, जो कि ये सिग्नल है। Similarly transform of x2 of t is also known, which is considered as this signal। अब आपने इन दो सिग्नल्स को यूज करना है to find the transform of this signal। x of t will be equal to, using linearity property and time shifting, x of t किसके इक्वल होगा, दिस विल बी x1 of t माइनस, अब यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट क्या है 2.5, ठीक। तो अगर आप x1 को 2.5 शिफ्ट करें तो आपको एक सिग्नल मिलेगा जो कि 2 से लेकर 3 तक जिसका एम्पलीट्यूड 1 आएगा। सिमिलरली अगर आप x2 of t को शिफ्ट करें अगेन 2.5 यूनिट्स, तो माइनस 3/2 वाला पॉइंट 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, 3/2 वाला शिफ्ट हो जाएगा 4 पे। बेसिकली वी से x ऑफ t विल बी x1 of t minus 2.5 plus x2 of t minus 2.5, और जब आप उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे फिर यहाँ पे मसला क्या बनेगा कि इसमें भी एम्पलीट्यूड 1 है, इसमें भी एम्पलीट्यूड 1 है। 2 से लेकर 3 तक अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करें तो इसका एम्पलीट्यूड 2 आता है, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में 2 से लेकर 3 तक एम्पलीट्यूड 1.5 है। So for that we say x1 of t is सर नहीं multiple, समझ में। जी सर वो शिफ्टिंग वाला दोबारा करो। एक मिनट एक कोशिश करता हूँ।
प्लीज यहाँ पे ड्राइंग एज सच क्लियर नहीं आएगी, लेकिन होप सो गुजारा चलेगा। ठीक है, कि ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल गिवन है। ठीक, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है। ठीक, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 गिवन है, यहाँ पे 1.5 है। अब अगर इसको मैं दो सिग्नल्स में डिवाइड कर दूँ, आई से 1 से लेकर 4 तक एक, ठीक है, कॉल दिस x1, और फिर 2 से लेकर 3 तक एक और सिग्नल है। इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0.5, ठीक, और इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड आई से 1। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा। ठीक, जबकि हमारे पास हुई से कि आपको जो रेक्टेंगुलर पल्स गिवन है, से फ्रॉम -t1 टू +t1, इसका transform get is a sinc function of something like this। स्क्रीन शेयर है सबके साथ? जी सर। ठीक है, तो हमें इसका ट्रांसफॉर्म गिवन है, ठीक है, जो कि सिंक फंक्शन है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या इक्वेशन थी, 2t1 साइन ऑफ के, जो भी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है आपके पास, that is 2 sine of omega by 2 divided by omega. Similarly, x2 of j omega is 2 sine of 3 omega by 2 divided by omega. तो ये भी आपके पास अब बेसिकली ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड एंड्स अप एट 4 with an amplitude 1. Similarly, this one is from 2 to 3 with an amplitude of 0.5. अगर आप मुझे सिर्फ कंपेयर करके दे दें इन दो रेक्टेंगुलर पल्सेस को x1 के साथ, इसके साथ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? सर शिफ्ट हुआ है। ये जो आपके पास x1 of t है with the values of t from -1/2 to +1/2, x1 of t को मैं कितना राइट शिफ्ट करूं so that it gives us this rectangular wave, कितना शिफ्ट करना है? सर एक्स ऑफ टी देगा, x2 ऑफ टी। x1 of t, सर x1 ऑफ टी को शिफ्ट करना है किसके बाद कि क्या दे हमें ये वाला सिग्नल दे, this one। स्केल करना है, कितना शिफ्ट नहीं, राइट शिफ्ट कितना करेंगे कि मुझे ये वाला सिग्नल मिले? 2.5 2.5 1.5 सर। 2.5 शिफ्ट करें तो आपको ये सिग्नल मिलेगा, ठीक है। सो वी से x1 of t के ट्रांसफॉर्म हमें पता है विच इज अ सिंक फंक्शन,
ठीक है, विद t1 इक्वल्स टू 1/2। तो अगर x1 ऑफ t का हमें ट्रांसफॉर्म पता है, तो इसको अगर हम 2.5 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर दें और 0.5 से स्केल कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास, सॉरी वो स्केल नहीं करे, 1 रहने दें इसको, तो ये आपके पास ये वाला सिग्नल मिलेगा। सर इनकी विड्थ तो डिफरेंट है। विड्थ तो डिफरेंट है ना, तो t1 की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है 2.5, सर मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो नीचे क्या हो जाएगा? तो ये 1 और 4 है, इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा? 2.5, ठीक है। टोटल लेंथ 3 यूनिट्स है ना, इसका जो मिड पॉइंट 5 है, दिस इज योर 2.5, ठीक है। सर अगर हम नीचे वाले को इसके इक्वल लेकर आए तो कैसे होगा? जी सर आपने कहा है ना इन दोनों को आपस में इक्वल मतलब स्केल करना है, तो अब इसकी स्केलिंग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो नो पहला सिग्नल, 1 वाली जी -1 और 1 वाली जो पल्स थी सर, इसके साथ कंपेयर जो आप बता रहे थे। आपकी जो दूसरा सिग्नल है, पहले इसको छोड़ दें, यहाँ पे ये जो दूसरा वाला पार्ट है, दैट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है। इसको आप कंपेयर करें इस पल्स के साथ, x1 के साथ, ठीक है। जी सर। x1 में और इसमें मेन की डिफरेंस क्या है दोनों सिग्नल्स में? ठीक है सर, इसमें 2.5 का शिफ्ट लाएंगे तो वही वाला बन जाएगा, और 2.5 x का का शिफ्ट करेंगे और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है। आप x1 ऑफ t को 2 पॉइंट शिफ्ट करें 2.5 और फिर उसको 0.5 से स्केल कर दें, तो आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो x2 ऑफ t है, इसको भी आप 2.5 यूनिट सिर्फ राइट शिफ्ट करेंगे, मींस x2 ऑफ t माइनस 2.5, तो आपका जो डिजायर्ड सिग्नल है दिस वन, आपको ये सिग्नल मिलेगा। क्लियर? तो x ऑफ t किसके इक्वल है? बेसिकली दिस इज 1/2 x1 ऑफ t माइनस 2.5 प्लस x2 of t minus 2.5, where we say that transform of x1 of t, x1 of t आपके पास क्या है? ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन है, ठीक। और वो सिंक फंक्शन क्या है? इट इज गिवन इन एग्जांपल नंबर 4.4, 2t1 साइन ऑफ जो भी वैल्यू बन रही है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्म है आपके पास, दैट इज आल्सो नोन x1 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या? x1 ऑफ j ओमेगा विच इज 2 साइन ऑफ ओमेगा बाय 2 डिवाइड बाय ओमेगा। x2 ऑफ t का ट्रांसफॉर्म क्या? x2 ऑफ j ओमेगा विच इज अगेन 2 साइन ऑफ 3 ओमेगा बाय 2 डिवाइड बाय ओमेगा। तो अब x ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 x1 ऑफ t माइनस 2.5 प्लस x2 ऑफ t माइनस 2.5। x ऑफ j ओमेगा क्या होगा? लीनियरिटी प्रॉपर्टी से जी, तो linearity property says x of j omega will be 1/2 into transform of x1 of j omega and then shifted by the amount 2.5। तो अगर 2.5 से आप शिफ्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या बन जाएगा? e raised to the power माइनस j ओमेगा नॉट t नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे t नॉट की वैल्यू क्या है? 2.5, जो कि यहाँ पे इन्होंने 5/2 लिखी हुई है बुक में। Then using linearity property plus again it is shifted 2.5, so this will be e raised to the power minus j 2.5 omega multiplied by the transform of x2 of t which is 2 sine of 3 omega by 2 divided by omega। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें by using the time shifting property and
linearity property. So x of j omega is e raised to power minus j 5 by 2 omega into sine of omega by 2 plus 2 sine of 3 omega by 2 divided by omega. तो बेसिक काम आपका यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है, अगर आप इसको नॉन फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकें, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, जो गिवन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू रेक्टेंगुलर पल्सेस, वी से फ्रॉम 1 to 4 विद एन एम्पलीट्यूड 1 एंड देन फ्रॉम 2 to 3 विद एन एम्पलीट्यूड 0.5. अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं x1 के साथ, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं x2 के साथ. क्लियर? इसी को मैं दोबारा अगर आपको एक चीज़ बता दूं इसमें, कि आपको जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, इसको मैं 2.5 लेफ्ट शिफ्ट करूं तो ये चीज़ बन जाएगी. ठीक है, तो ये 0.0 आ गया. अब इसकी वैल्यू क्या थी, 1, इसकी वैल्यू 4 है, इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, 2.5. नाउ आई से कि आपके पास ये जो दूसरी फिगर है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो सिग्नल्स में. एक आपके पास से x1 है और दूसरा आपके पास 1.5 -1.5. और ये पॉइंट क्या आएगा, ये 1. +1.5. ठीक, एम्पलीट्यूड्स वही रहेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे फिर 1.5 है. तो मैंने बेसिकली क्या किया कि इस सिग्नल को डिवाइड कर दिया दो सिग्नल्स में. अब इसके ये पॉइंट्स क्या बनेंगे, विद एन एम्पलीट्यूड 0.5 और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है. ये पॉइंट्स क्या बनते हैं, -0.5 और 1. -0.5 और 1. ठीक है, ये भी -0.5 से +0.5 है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या था, 2. ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है, 3. तो अगर आप इसको 2.5 लेफ्ट शिफ्ट करें तो 2 वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी, -0.5 पे, और +3 वाली वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, 0.5 पे. सिमिलरली इसकी वैल्यूज क्या बनेंगी, एंड पॉइंट्स, दिस विल बी -1.5 ठीक है, +1.5. +1.5. अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपको ये वाला सिग्नल देगा, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल ये वाला है. हमारी ओरिजिनल चीज़ ये, हमने इसके कोफिशिएंट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. वे जनरली वी से कि हमने जब इसको लेफ्ट शिफ्ट किया 2.5 यूनिट्स, तो हमें इन दो के कोफिशिएंट ट्रांसफॉर्म पता है. ठीक, so we say this is x1 of t, the second one is x2. तो x1 of t का ट्रांसफॉर्म भी हमें पता है by using the transform pair of rectangular pulse, जो सिंक फंक्शन आएगा. Similarly the transform of the another signal is also known. तो हमने इस सिग्नल को कितना शिफ्ट करना है so that कि हमारे पास ये इंटरनल वाला पार्ट आए. ठीक है, so we said is shifted 2.5 units to the right side. ठीक, एंड सिमिलरली जो आपके पास दूसरा सिग्नल है, इसको कितना शिफ्ट करना है, इसको भी 2.5 यूनिट्स राइट शिफ्ट करना है, सो दैट कि जब हम उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वी गेट द ओरिजिनल सिग्नल. तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी डायरेक्टली की हुई है कि x ऑफ t इज कन्वर्टेड इनटू x1 एंड x2. जो इनकी इक्वेशन बनती है दैट इज 1/2 x1 of t minus 2.5 plus x2 of t minus 2.5. So we say that x1 of t का ट्रांसफॉर्म भी हमें पता है, that is a sinc function, और x2 of t का ट्रांसफॉर्म भी हमें पता है, that is a sinc function. So using the time shifting and linearity property, we say its transform is given by this thing. Hope so कि अब क्लियर हो गया.
फिर भी किसी को इशू है? प्लीज़। तो आज का लेक्चर अगर किसी ने देखा हुआ है, पढ़ा है, तो उसके लिए तो बहुत आसान होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, इट मे टेक टाइम। So please we continue with the properties. Previously हमने यही properties पढ़ी थी, linearity, time scaling, time shifting, time reversal, conjugation, conjugate symmetry. Here the first property of today's lecture is time and frequency scaling. If we say an aperiodic signal x of t as a transform x of j omega. सर जी तो ये कंजुगेट सिमेट्री के स्टेप्स बता दें, इवन एंड ऑड सिमेट्री वाले में। तो अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कंजुगेट सिमेट्री है या नहीं? कोई भी फंक्शन गिवन है टाइम डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन? फ्रीक्वेंसी में। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है and you are interested to find whether it is even or odd in time domain, ये क्वेश्चन है आपका। जी सर। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें सिग्नल पता है तो हम टाइम डोमेन में क्या पता है, कैसे पता लगाएंगे कि सिग्नल इवन है, ऑड है, या जो भी वैल्यूज है। प्लीज इसके लिए कि ट्रांसफॉर्म का टेबल गिवन है 4.1। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, conjugate symmetry for real signals, तो रियल सिग्नल के लिए वो क्या कह रहा है, x of j omega, ये जो पहला टर्म है हाईलाइटेड, x of j omega should be equal to x conjugate of minus j omega। मीन जो भी ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है उसमें आप j को रिप्लेस करें माइनस j से, सॉरी ओमेगा को रिप्लेस करें माइनस ओमेगा से, और उसका कॉन्जुगेट लें। तो अगर वो दोनों इक्वेशंस एक जैसी आए, ठीक है, तो सर दोनों अगर सर अगर हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन है सर, उसमें इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आएगा? ये तो अभी ट्रांसफॉर्म से आप देख लेना। आपका क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफॉर्म गिवन है तो आपने उस ट्रांसफॉर्म को देख के बताना है कि उसका टाइम डोमेन सिग्नल कैसा होगा, ठीक है। सर फिर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो तो एंगल होता है। एंगल होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि एंगल ज़ीरो भी हो सकता है, सारी फ्रीक्वेंसी से एंगल ज़ीरो हो, ठीक है। फिर मतलब एंगल चेंज होगा कंजुगेशन में, नेगेटिव होगा। पहले ज़रा इसको देख लें, फिर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल गिवन है x of j omega, ठीक है, and you are interested to find whether its time domain signal is even, odd, real, neither even nor odd, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, टू चेक वेदर इट इज रियल और नॉट, ठीक। तो उसके रियल को किस तरह चेक करेंगे कि ओमेगा को रिप्लेस करें माइनस ओमेगा से एंड देन टेक कॉन्जुगेट, या पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ओमेगा को रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा से। सो इफ दे आर इक्वल then we say that corresponding time domain signal x of t is real, ठीक। तो उसमें सिमेट्री क्या बनती है कि रियल ऑफ x of j omega should be equal to रियल ऑफ x of माइनस j omega। आप ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करें, जो ट्रांसफॉर्म आए उसका रियल पार्ट लें और उनको कंपेयर करें। अगेन इफ दे आर इक्वल देन वी से दैट द फंक्शन इज रियल, ठीक है। एंड इफ इमेजिनरी x of j omega इक्वल्स टू
दूसरा पार्ट क्या कहता है, एक्स ऑफ टी रियल और इवन है। तो फर्स्ट तो आपने रियल के लिए ये इक्वेशन चेक करनी है, और इवन के लिए आपने क्या चेक करना है कि आपने उसके पार्ट, रियल का क्या मतलब होगा कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है ट्रांसफॉर्म का। एंड टू चेक फॉर इवन वी से real of x of j omega should be same as real of x of minus j omega. So then we say the corresponding time domain signal will be real and even. Similarly, अगर आपके पास जो transform है, it's purely imaginary and odd. Purely imaginary means कि real part equals to 0, और odd का मतलब क्या है कि ओमेगा को आप माइनस ओमेगा से रिप्लेस करें और फिर पूरे के पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। Then we say that the corresponding signal, a time domain signal, will be real and odd. फिर इसमें एक इवन ऑड कंपोजिशन है, डिकम्पोजिशन। किसी भी सिग्नल का एक इवन पार्ट होगा, दूसरा उसका ऑड पार्ट होगा। If you are interested to find the transforms of even and odd parts, तो उसका आसान तरीका क्या है कि एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म फाइंड करें और उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जो उसका रियल पार्ट है दैट विल गिव यू द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इवन पार्ट ऑफ दैट सिग्नल, और उसी ट्रांसफॉर्म को जो j टाइम्स इमेजिनरी पार्ट है उसका फाइंड करें, दैट विल गिव यू द ट्रांसफॉर्म ऑफ द ऑड पार्ट। तो अब अगर आपके पास रियल पार्ट 0 आ रहा है उस फंक्शन का, तो मीन्स वो सिग्नल इवन नहीं है, and it is purely imaginary and odd, then we said the corresponding time domain signal is purely odd signal. लेकिन इन दोनों की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास टाइम डोमेन सिग्नल है ना वो इवन है ना वो ऑड है। क्लियर? कि अगर आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको स्प्लिट कर दें रेक्टेंगुलर फॉर्म में, it's like real of x of j omega plus j times imaginary of x of j omega। तो अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज आएंगी तो मीन्स जो टाइम डोमेन सिग्नल है वो रियल तो हो सकता है लेकिन ना वो इवन होगा ना वो ऑड होगा। अगर रियल पार्ट 0 है तो देन देयर इज अ चांस कि दैट सिग्नल इज ऑड, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है देन देयर इज अ चांस दैट सिग्नल इज इवन। जी come back to this property time and frequency scaling. So again we say x of t as a transform x of j omega. So if we scale a signal in time domain, means either the signal is compressed or a signal is expanded, then what will be the effect of that in frequency domain? So its equation is directly given, prove niche, that is x of a t is 1 over a magnitude x of j omega by a। मीन्स कि अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को स्केल करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका एम्पलीट्यूड भी कम या ज़्यादा होगा, और एट द सेम टाइम बैंडविड्थ विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। So here we say where a is any non-zero real number. So if a is greater than 1, then generally we say it is compression. तो अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और बैंडविड्थ भी कम होगी। और अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को एक्सपेंड करेंगे, मीन्स ए इज लेस देन 1, फिर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और बैंडविड्थ कम होगी। So how to prove that? Fourier transform of x of at will be equal to, using the analysis equation, integral x of at e raised to power minus j omega t dt। So पहले भी हम ये कर चुके हैं कि replace at by some another variable tau, ठीक है, तो dt क्या हो जाएगा, this will be d tau by a।
So the equation can be rewritten as 1 over a integral from minus infinity to plus infinity x of tau e raised to power minus j omega by a into tau data. Curve when we say a is greater than 0 means a is positive number. Similarly, अगर a negative हो, so then this is minus 1 over a integral x of tau e raised to power minus j omega by a tau data when a is less than 0. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें, so that results in x of at 1 over a magnitude. क्योंकि यहाँ पे अगर आप दूसरी इक्वेशन में देखें a नेगेटिव हो तो minus and minus will again will come plus. So this will be 1 over a absolute x of j omega by a. तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी स्केल होगी विद ओमेगा बाय a. और इसी काम को हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में सॉल्व्ड. यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल हमने की थी कि अगर आप T1 को इंक्रीज करें, ठीक, T1 को इंक्रीज करने का क्या मतलब है, सिग्नल इज एक्सपेंडेड. तो अगर आप T1 को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन बेस पे इफेक्ट क्या आएगा जी? तो जो प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन की और कंप्रेशन की वो यहाँ से ज़्यादा क्लियरली समझ आती है. यहाँ पे T1 को इंक्रीज करें, वी से टाइम डोमेन सिग्नल इज एक्सपेंडेड. उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, T1 increases then its amplitude will increase, ठीक, और पाई बाय T1 है तो T1 को ज़्यादा करने से पाई बाय T1 कम होगा. सो मीन्स कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और बैंडविड्थ कम होगी. सिमिलरली अगर आप T1 को कम करेंगे मीन्स अ सिग्नल इन टाइम डोमेन इज कंप्रेस्ड. जब T1 को कंप्रेस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एम्पलीट्यूड उसका कम होगा and pi by T1 will increase, then bandwidth will increase because they are inverse relationships. टाइम डोमेन में एक्सपेंशन होगी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट विल बी कंप्रेशन. टाइम डोमेन में सिग्नल को एक्सपेंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बैंडविड्थ उसकी कम होगी. सिमिलरली टाइम डोमेन में अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में its bandwidth will increase. where मल्टीप्लाई स्केलिंग के साथ भी इनवर्स रिलेशन में, अगर आप टाइम डोमेन में कंप्रेस करें तो एम्पलीट्यूड कम होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में. If a signal is expanded or compressed in time domain, and what is the effect of that thing in the frequency domain? पल्स गिवन है और आप उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं. तो रेक्टेंगुलर पल्स गिवन है तो उसका इनवर्स क्या आ रहा है, दैट इज अ सिंक फंक्शन. तो यहाँ पे भी आप देख लें कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में W ज़्यादा करें तो W को ज़्यादा करने का मतलब क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में बैंडविड्थ ज़्यादा कर रहे हैं. तो बैंडविड्थ ज़्यादा करने से टाइम डोमेन में क्या होगा, इफ W इंक्रीजेज पाई बाय W विल डिक्रीज. ठीक है, so in frequency domain if you increase bandwidth, time domain में क्या होगा, it will be compressed. और similarly अगर आप W को कम करेंगे तो means frequency domain में आप सिग्नल को compress कर रहे हैं, then pi by W will increase, so we say in time domain it is expanded. ये जो दो examples हैं 4.4 and 4.5, they basically form a ट्रांसफॉर्म पेयर या एक और प्रॉपर्टी है डुअल प्रॉपर्टी. टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन है. दिस वन सेज कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स है, टाइम डोमेन में उसका ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन है.
duality प्रॉपर्टी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड प्रॉपर्टी हम कई बार पढ़ चुके हैं, पार्सेवल्स रिलेशनशिप। बताएगा क्या है पार्सेवल्स रिलेशनशिप? What is the Parseval's relationship? सर एनर्जी के साथ वो रिलेटेड है। Please, chapter number 3 में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी Parseval's relationship. So generally we say Parseval's relationship is always a relationship with टाइम डोमेन में अगर हम कहेंगे तो सिग्नल एनर्जी या सिग्नल पावर, एंड देन इट्स द अनदर डोमेन, वो फोरियर सीरीज हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, जेड ट्रांसफॉर्म हो, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो, उस ट्रांसफॉर्म्ड सिग्नल की जो रिलेशनशिप बन रही है टाइम डोमेन सिग्नल के साथ, generally to find signal energy and signal power, so that relationship is known as the Parseval's relationship. तो अगर आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स याद हो, फोरियर सीरीज में भी से इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, और हमने एक डेफिनेशन दी थी कि ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल. So in case of Fourier series, we say Parseval's relationship is the relationship between the signal power and Fourier series coefficients. यहाँ पे हम क्या कहेंगे, Parseval's relationship अगर aperiodic signal है, then the Parseval's relationship is a relationship between the signal energy and the Fourier transform. क्योंकि अगर सिग्नल पीरियोडिक होगा तो then the Parseval's relationship is always between signal power and the Fourier series coefficients. एक टाइम डोमेन में, दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में. अगर आपके पास सिग्नल aperiodic है, and generally we say the Fourier transform must converge. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कौन से दो टाइप ऑफ सिग्नल्स के लिए कन्वर्ज कर रहा है? एनीवन? इसे Fourier transform must converge. Fourier transform basically converges for two types of signals. उनमें दो टाइप्स, एक है पीरियोडिक सिग्नल्स और दूसरी टाइप है अपीरियोडिक सिग्नल. अब अपीरियोडिक सिग्नल में फर्दर एक क्लासिफिकेशन है कि कौन से सिग्नल्स हैं जो कन्वर्ज होंगे और कौन से सिग्नल्स हैं जो कि जिनका ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज नहीं होगा. कैन यू डिफाइन द डिफरेंस? नहीं? जिसमें टाइम लिमिटेड होगा तो वो कन्वर्ज नहीं होंगे, और जिसमें टाइम लिमिटेड से क्या मतलब है? तो मतलब जिसका टाइम पीरियड जो है वो हम जैसे अभी हमने सिग्नल्स पढ़े सर, वो तो लिमिटेड टाइम के लिए थे ना, बाकी जीरो हो गए थे. कुछ जो होंगे जो हमारे पास इन्फिनिटी तक. लिमिटेड टाइम का आप मतलब ये दे रही है ना कि इट शुड बी अ बाउंडेड सिग्नल, मींस जो एनर्जी सिग्नल है, एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी डिफाइंड. देखिए, अगर पावर सिग्नल है तो पावर सिग्नल में भी फिर दो टाइप्स हैं. पावर का मतलब क्या था? आइदर एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, और इट इज पीरियोडिक. तो अगर पीरियोडिक सिग्नल है देन इट्स Parseval's relationship is the signal power and the Fourier series coefficients. If it is aperiodic, अब aperiodic signal may converge और aperiodic signal may not converge. ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व फॉर aperiodic signal must be finite. तो अगर उसका एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट है तो जनरली वी से इट्स द एनर्जी सिग्नल. तो अगर वो एनर्जी सिग्नल है देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल कन्वर्ज. अगर वो अपीरियोडिक है और वो कन्वर्जिंग नहीं है, मींस इट्स नाइदर एनर्जी सिग्नल नॉर पावर सिग्नल, then its transform will not converge. So here we say Parseval's relationship, in this particular case it's a relationship between the signal energy and the Fourier transform. ठीक, अगेन प्लीज यहाँ पे नोट कर लें, जो Parseval's रिलेशन है वो सिग्नल पावर
और फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी हो सकती है बाय यूजिंग द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स और फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन थी, तो एंड में इक्वेशन वही बनेगी. In case of periodic signals, it's the relationship between coefficients and the time domain signal, which is in a signal power. Or in case of Fourier transform for aperiodic signals, we say it's the relationship between signal energy and the Fourier transform. So equation के integral x of t magnitude square dt. So left hand side is basically the signal energy equation, and right hand side is then 1 over 2 pi integral x of j omega magnitude square d omega. तो छोटा सा प्रूफ जो नीचे गिवन है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कंसिडर स्टार्ट करें तो इसे एक्स ऑफ टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू कम्प्लेक्स वेरिएबल्स में आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू a function multiplied with its conjugate. ठीक, you can rewrite this as x of t conjugate है तो इसका फोरियर इनवर्स क्या होगा, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, so using the analysis equation, so that is 1 over 2 pi integral from minus infinity to plus infinity x of j omega conjugate e raised to power minus j omega t d omega and then dt. ठीक, so reversing the order of integration on right hand side, तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख लें तो इसे 1 over 2 pi integral x of j omega conjugate multiplied by integral x of t e raised to power minus j omega t dt into d of omega. तो जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है, दिस इज बेसिकली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t which is x of j omega. So again using this property x of j omega multiplied by x of j omega conjugate, तो अगर आप फंक्शन को मल्टीप्लाई करें उसके कॉन्जुगेट के साथ तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन. So x of j omega conjugate multiplied by x of j omega results in x of j omega magnitude square. So signal energy in terms of Fourier transform. So we say Fourier transform अगर आपको पता है and you are interested to find the signal energy, then we can easily find the, using the transform we can find the signal energy. और otherwise कि अगर आपको x of j omega पता है उसका पहले इनवर्स फाइंड करें, जब इनवर्स जो आएगा आपके पास x of t, then use this left hand side to find the signal energy. सर ये कंजुगेट से क्यों मल्टीप्लाई किया? प्रूफ करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ x of t स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से the integral a magnitude square is always equal to x of t multiplied with its conjugate. ये मैग्नीट्यूड स्क्वायर की प्रॉपर्टी है किसी भी सर कॉम्प्लेक्स. ट्रांसफॉर्म की कैसे? इस इक्वेशन, यहाँ तक की इक्वेशन क्लियर है, तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल x ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ t कॉन्जुगेट dt. ये चीज़ क्लियर है? जी. तो x ऑफ t को अपनी जगह पे रहने दें. x ऑफ t कॉन्जुगेट का एनालिसिस इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म. वो इक्वेशन क्या थी, 1 over 2 pi इंटीग्रल x ऑफ j omega e raised to power j omega t d omega. तो अगर x of t कॉन्जुगेट के लिए एनालिसिस इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, तो दिस विल बी x conjugate of j omega multiplied by e raised to the power minus j omega t d omega. यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या कहता है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. तो राइट हैंड साइड पे आप इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दें तो x ऑफ t ब्रैकेट के अंदर चला जाए और x ऑफ j ओमेगा को बाहर ले आए. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पहले x ऑफ t है, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके बाद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर इस ऑर्डर को आप चेंज करेंगे कि dt को अंदर लें और d ओमेगा को बाहर कर दें इंटीग्रेशन से, तो आपने सारे फंक्शंस को भी चेंज करना है.
कि dt से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो dt से रिजल्ट इन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x ऑफ t and then e raised to power minus j omega t dt, and remaining are the functions of omega. So we say this is x conjugate of j omega multiplied by integral x of t raised to power minus j omega t dt. अब जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है, दिस रिप्रेजेंट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन x ऑफ t, जो होगा x ऑफ j ओमेगा, x of j omega multiplied with its conjugate which is x conjugate of j omega. तो अगर आप किसी भी फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन x ऑफ j ओमेगा, so we say signal energy is equal to 1 over 2 pi integral x of j omega magnitude square d omega. So we call this thing as Fourier, sorry, Parseval's relationship between the signal energy and its Fourier transform. Clear? सर इस प्रूफ की तो मतलब हमें इतनी वो जरूरत नहीं है, बस अगर रिलेशन मालूम हो। अगर प्रूफ क्लासरूम में आ गया, किताब में गिवन है, तो फिर ज़रूरत है। ठीक है, मतलब पेपर में आ सकता है सर? हाँ पेपर में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। पेपर ऑनलाइन हुआ तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, पेपर इन क्लास हुआ तो फिर मसला होगा। क्यों सर, ये वहाँ पे क्या मसला होगा सर? कहाँ पे? सर आप तो हमारे अच्छे से टीचरों में शुमार होते हैं, आप हमारे लिए आसान पेपर बनाओ। पेपर आसान बनाएंगे ना, ऑनलाइन हुआ तो मुश्किल होगा, इन क्लास हुआ तो फिर आसान होगा। ओके प्लीज एक और एग्जांपल्स जो है मैं इस क्लास के मतलब एंड में करूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी का जो प्रूव है वो आपकी असाइनमेंट है, मैंने आज ही अपलोड की है क्लास के पहले, ठीक है, ड्यूरिंग दैट क्लास स्टार्ट में। तो आप किताब खोलेंगे तो उसमें प्रूफ सामने है। Here simply we say that convolution property gets simply convolution in time domain is equal to multiplication in frequency domain. So if what say two signals x of t is equal to x of j omega and h of t equals to h of j omega. प्लीज अभी जो रिमेनिंग लेक्चर करेंगे इसको प्रॉपरली आप समझ लें तो आपका ये पूरे का पूरा कोर्स कवर हो जाता है, जो कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कोर्स का, इफ यू रिमेंबर? थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव को दोबारा देख लूँ।